भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत टेक्सटाइल्स कमेटी द्वारा संचालित टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर (TFC) वाराणसी के तत्वावधान में गुरुवार को नगर के मर्यादा पट्टी स्थित कालीन भवन के एकमा सभागार में निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय FTA एवं ट्रेड कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से वस्त्र निर्यात क्षमता को बढ़ाने एवं EPM के अंतर्गत राहत सहायता पर जागरूकता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय वस्त्र एवं कालीन निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते परिदृश्य, मुक्त व्यापार समझौते FTA, डिजिटल निर्यात सुविधाओं तथा सरकार द्वारा संचालित वित्तीय सहायता योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कालीन निर्यातकों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं और निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्य अतिथि IICT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए निर्यातकों को नई तकनीकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि FTA के माध्यम से भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। विशिष्ट अतिथि विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय DGFT के सहायक महानिदेशक राजन जोशी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं मुक्त व्यापार समझौतों के लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने ट्रेड कनेक्ट पोर्टल की उपयोगिता बताते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को विदेशी बाजारों से जुड़ने और व्यापार बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है। सहायक निदेशक टेक्सटाइल कमेटी वाराणसी ब्रजेश शुक्ला ने निर्यातकों को EPM के तहत मिलने वाली राहत सहायता, दस्तावेजी प्रक्रियाओं तथा निर्यात से जुड़ी अन्य सुविधाओं की जानकारी देकर जागरूक किया। वहीं ECGC लिमिटेड वाराणसी के शाखा प्रबंधक मुरलीधर महतो ने बैंक ऋण सुविधाओं एवं ECGC की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्यातकों को वित्तीय जोखिम से बचाने के लिए सरकार कई सुरक्षा योजनाएं संचालित कर रही हैं। एकमा के मानद सचिव पीयूष बरणवाल ने मशीन निर्मित कालीनों के लिए अलग HSN कोड निर्धारित किए जाने तथा रोड टैप पर कैप वैल्यू हटाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि इससे कालीन उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा और निर्यात में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के दौरान निर्यातकों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक जवाब दिया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में मौजूद निर्यातकों ने इसे उपयोगी बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन उद्योग जगत के लिए बेहद लाभकारी साबित होते हैं। इस अवसर पर पूर्व एकमाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जायसवाल, शिवसागर तिवारी, जय प्रकाश गुप्ता, हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी, हाजी इश्तियाक खां, राजीव गुप्ता, अमित मौर्य, सादिक अली अंसारी, मनोज जायसवाल, वसीम अंसारी, रविंद्र मौर्य सहित बड़ी संख्या में कालीन निर्यातक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक निदेशक टेक्सटाइल्स कमेटी वाराणसी अम्बरीश सिंह ने किया। हेल्प कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की। भारत सरकार ने इसको पायलट बेसिस पे 6 जगहों को चुना। पहला उसमें एक स्थान है हमारा जयपुर, लुधियाना, इच्छलकरंजी और करूर, तमिलनाडु का करूर, और उसमें एक स्थान वाराणसी का भी है। हमें हम PPT के माध्यम से इन सब मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। टेक्सटाइल्स कमेटी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह वस्त्र क्षेत्र में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए गुणवत्ता आश्वासन का काम करती है। टेक्सटाइल्स कमेटी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन करना, अंडर वेरियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट भी जारी करना। टेक्सटाइल्स कमेटी निर्यातकों के लिए HS क्लासिफिकेशन करती
लिए क्या प्रॉपर एचएस होना चाहिए, क्योंकि जब निर्यातक किसी प्रोडक्ट को फॉरेन में भेजते हैं तो सब पे अलग अलग टैरिफ होता है, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या प्रॉपर एचएसएन होता है, उसे कभी कभी वहाँ का जो इम्पोर्टर होता है उसको ज़्यादा ड्यूटी देना होता है या कम ड्यूटी देना होता है, तो उससे एक प्रॉपर एचएस जब उसको मिलता है तो पूरे इस प्रक्रिया में बहुत सरलीकरण हो जाता है। टेक्सटाइल्स कमेटी इसके अलावा हमारा एक मार्केट रिसर्च विंग है, वह डोमेस्टिक एज वेल एज किस फाइबर की क्या डिमांड है, क्या फोरकास्ट होने वाला है, पर कैपिटा क्या टेक्सटाइल का कंजम्पशन है डोमेस्टिक के लिए, ये हमारा एक नेशनल हाउस होल्ड सर्वे हम लोग करते हैं और उसका एक बाई मंथली रिपोर्ट भी आती है, जिससे भारत सरकार को पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स कमेटी जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होते हैं, रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रदान करते हैं, निरीक्षण। हमारे टेक्सटाइल्स कमेटी में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो उनका गुणवत्ता आश्वस्त करते हैं कि कौन सा स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्या होना चाहिए। इसके अलावा टेक्सटाइल्स कमेटी की पूरे भारत में 19 टेक्सटाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, सभी लेबोरेटरीज NABL से एक्रेडिटेड हैं। किसी भी प्रोडक्ट का, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए कोई भी पैरामीटर हो, फिजिकल के पैरामीटर, केमिकल का पैरामीटर, सब टेस्ट होता है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप किसी तरह का पैरामीटर खरीदते हैं एज ए एक्सपोर्टर, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उसका कितना, जैसे आपने कोई यार खरीदा, ऊल है, 100% ऊल है कि नहीं, या कोई प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट ऊल है, उसकी कलर फास्टनेस क्या होनी चाहिए। इसके अलावा कारपेट के क्षेत्र में तो बहुत सारी चीज़ें टेस्टिंग है, जैसे बैंड एमाइन, बहुत सारे वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा हमारा एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, TQM डिवीजन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वह विभिन्न तरह की सोशल कंप्लायंसेस से संबंधित या क्वालिटी से संबंधित मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंसी भी प्रदान करता है, लाइक ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो इस तरह से टेक्सटाइल्स कमेटी एक एकीकृत सर्विस सेंटर है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, निर्यातक और MSMEs के लिए। अब हम आते हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं। आपने लगभग 7-8 वर्ष पहले बहुत समय बनारस में दिया है, पहले भी एक बार में आ चुके हैं और इंडस्ट्री से आपका बड़ा लगाव रहता है, तो कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड कार्यक्रम करते रहने में आपकी रुचि भी रहती है। भी जो 1-2 महीने पहले एक बनारस में कार्यक्रम रखा था। टेक्सटाइल कमेटी को इस समय सरकार भी थोड़ा आगे बढ़ा रही है कि निर्यातकों के साथ संवाद करें, निर्यातकों की कोई समस्या है तो वो हम लोग टेक्सटाइल कमेटी के माध्यम से आगे ले जा सकते हैं। तो इस क्रम में मेरी मुलाकात साहब से पिछले कार्यक्रम में भी हुई थी, तो मैं जो कुछ 2-4 हमारे उद्योग से संबंधित जो स्थितियाँ हैं या जो समस्याएं हैं कह लीजिए, तो थोड़ा बहुत सारा वो इसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ। कभी सारी चीज़ें HSN कोड से रिलेटेड हैं। तो एक इशू है हमारा HSN कोड का कि कारपेट्स की शुरुआत जब हुई थी आज से 500-700 साल पहले ईरान से, तो हाथ के गलीचे बनते थे। मुझे लग रहा है कि ये मशीन मेड कारपेट्स हो सकता है कोई 30-40-50 साल की ही डेवलपमेंट है जब से मशीनें आई हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। लेकिन कारपेट बोले तो ईरानी कारपेट या हैंडमेड कारपेट ही लोगों के दिमाग में आता है। अब आज चूँकि सिनेरियो बदल चुका है, मशीन मेड के लिए कोई अलग से HSN कोड नहीं है, जिससे एक तो डेटा माइनिंग में दिक्कत आती है कि दूसरा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि कंज्यूमर, चाहे वो हमारे देश का हो, जो आदमी इम्पोर्टेड कारपेट यहाँ से भी खरीदता है, तो शायद बेचने वाला उसको बोल के बेचता है कि साहब ये ईरान से बन के आया, हाथ का गलीचा है, हिंदुस्तान का गलीचा है, दुनिया की कहानी समझाएगा और बेच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो वही करेगा तो उसी चैप्टर 57 में दुकान वालों में भी यही स्थिति है कि हमारे कुछ कश्मीर के साथी हैं, उस शिकायत के समय कश्मीर का टूरिज्म बहुत बढ़ा है, सबने देखा है। तो वहाँ पे कश्मीरी मतलब वो छोटी दुकानें रिटेल की वहाँ पे लोग हैं। आप आगरा जाते हैं तो एक ताजमहल का चाहे
20 रुपये वाली किन्हीं खरीदें और चाहे 2000 का एक ठोस का कोई ना कोई उसकी प्रतिलिपि या कुछ लेके हर दिन। तो ऐसे ही कश्मीर भी लोग जाते हैं तो सोचते हैं चाहे 2x4 का छोटा सा ही खरीदें, कश्मीरी गलीचे देखने में बड़े खूबसूरत सिल्के होते हैं। आजकल ईरान से उसी तरह के गलीचे मशीन मेड में आ रहे हैं। तो कश्मीर वाले हमारे निर्यातक बहुत परेशान हैं कि मशीन मेड कारपेट वो रिटेलर्स लोगों को हैंडमेड बता के और ऊँचे दामों में बेच देते हैं। एक तो उनके साथ एक तरह से ये मैं कहूँगा कि चीटिंग हो गई। मतलब जो कंज्यूमर खरीद रहा है वो समझ के कुछ और खरीद रहा है, प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है। अगर उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाए, उस ढंग से हो, तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हाँ, अब वो जो खरीदेगा वो समझ से खरीदेगा कि हम खरीदेंगे। तो एक इशू एचएसएन कोड का था। बाकी ड्रॉबैक और रॉडकैप में हम लोग बहुत दिनों से कहते चले आ रहे हैं। रॉडकैप में हमारा परसेंटेज तो जो है सो ही है, जो उसमें कैप लगा हुआ है वो रॉडकैप के सारे फायदे हमारे खत्म कर दे रहा है। कहने को परसेंटेज अगर 2.6 या 3.2 का परसेंटेज है, लेकिन उसमें जो कैप लगा हुआ है वो सर अभी मतलब 3.2 वाले में कैप होगा तो 26 रुपये मीटर, 2.6 पे चले जाएंगे तो कैप 32 रुपये मीटर। मतलब अगर आपने कहीं पे 1% रेट दे दिया तो वहाँ कैप घटा दिए और नेट रिजल्ट उसका आधे % भी नहीं है अगर किसी को मिलता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल एज निर्यातक हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, जो अखबारों में वो जो सेल आता है कि दुनिया भर के 50% सेल लिखा रहता है और नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है आजकल एसी का इसका उसका आ रहा है कि उसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, और जब आप लेने जाते हैं तो आपको सोच के तो कुछ और जाते हैं, वहाँ पे कुछ और मिलता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ स्कीमों के साथ भी हो रहा है। अभी इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम की बात हम करेंगे कि अभी रिसेंटली सरकार ने 2 जनवरी से इसको अनाउंस किया है। 3% था, 2.75 हो गया, पहले 5 था। उसमें भी इतने टर्म एंड कंडीशन लगा दिए हैं कि साहब आपका विड्रॉल उसके बाद होना चाहिए, यूआईएन रजिस्टर होना चाहिए। मतलब वो एक तरह से ट्रांजेक्शन बेस्ड हो गया है, न कि उसका मतलब नेट रिजल्ट यही है कि मेरे ख्याल से 50% लोग ही या 50% एक्टिविटीज उसका फ़ायदा ले पाएंगे, 50% लोग बाहर हो जाएंगे। अभी वैसे मैं अपने निर्यातक साथियों के लिए बता दूँ, सरकार ने उसमें चेंज किया है कि जो ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पर रजिस्टर करके यूआईएन नंबर आपको लेना था। पहले ये था कि जिस दिन आप यूआईएन लेंगे उसके बाद से ही सबवेंशन मिलेगा। अब उसमें भी एक बदलाव आ गया है, हो सकता है जियो जल्दी आ जाएगा कि 30 मई तक जो लोग भी यूआईएन रजिस्टर कर लेंगे तो क्लेम आपका 2 जनवरी से मैंने ड्यू हो जाएगा, आपको 2 जनवरी से मिलने लगेगा। तो इसको सर बहुत सीधा सीधा जैसा पहले था इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार ने लगाया था, हम लोग भी इसके लिए अपने यहाँ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, उनसे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जैसे ये पहले लागू हुई थी क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड 2.75 ले रहे हैं तो 2.75 बैंक के पास आ जाए सीधा, हमको मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा इतना मतलब वैसे ही इतने आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन होने से इतनी पंचायत है कि एक एक चीज़ के लिए एक एक ट्रांजेक्शन ट्रेस करना बैंक वाले अलग परेशान हैं। कितने बैंक अभी तक उसमें दे ही नहीं रहे हैं कि कितने बदलाव उसमें होते जा रहे हैं कि साहब हम आज दें कल लें ये करें वो करें। मतलब एसबीआई वगैरह तो अभी आज ये मई के महीने में बैठे भी देना ही नहीं शुरू किया है, ये परेशानी है। मतलब जो नेशनलाइज बैंक हैं या ऐसे कह लीजिए, मतलब जब मैं इसके तहत गया कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने 2-4 बैंकों से बात की तो भारत सरकार के तरफ से तो रशिया हमारा एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है, उनकी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि यूएस की जो नीतियाँ हैं वो बैंकों को रशिया के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ट्रेड करने में बाधा बन रही है। मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, मैंने 2-4 बैंकों से बात किया तो उसमें निकल के ये आया कि साहब guests sitting in this night. As you know, this is a training cum awareness program on maximum textile export potential through free trade agreements and trade connect portal. Now, as you know, we have free trade agreements or the preferential trade agreements with the number of companies. So, let us talk about them. The first one that comes to my mind is the India-UK CETA, that is Comprehensive Economic and Trade Agreement. Now this agreement is a landmark free trade deal aiming to boost trade and investment. CETA provides an unprecedented duty-free access
to 99% of India's exports to UP. This includes labor-intensive sectors and the major share, although there are a number of other products also, there are chemicals, there are engineering, but the major share is of textiles. This will spur large-scale employment generation, empowering artisans, women-led enterprises and MSMEs. Then we have India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, which is a major bilateral trade deal. Under this agreement, Australia has eliminated tariff on 100% of Indian goods. So it is a big step that 100% of Indian goods will have no tariff. Similarly, India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. Now, India-Oman Partnership Agreement, this will take effect from June 1, 2026. Although it was signed in December 25. It is a landmark free trade deal that unlocks near universal duty-free access for Indian goods, especially textiles. Now this is also going to be 100% tariff free. उस संदर्भ में 497 करोड़ की एक पैकेज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सेंक्शन हुई है और वो पैसा ECGC को ट्रांसफ़र भी कर दी गई है, क्योंकि ये जो आदेश है ये DGFT द्वारा जारी की गई है, बट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो ECGC के द्वारा ये सारे क्लेम दिए जाएंगे। तो इसी के संदर्भ में ये रिलीफ जो अनाउंस हुई है, इसकी 3 कंपोनेंट गवर्नमेंट ने रखा है। एक तो जो ऑलरेडी पॉलिसी लिए हुए हैं हमारे, दूसरा जो है जो पॉलिसी नहीं लिए हैं लेकिन 16 मार्च से पॉलिसी लेने का सुझाव दिया गया है कि आप आगे से वार अभी तक रुकी नहीं है फाइनली उस 10 कंट्रीज में, तो आप अब से कम 16 मार्च से 15 जून तक ये पॉलिसी ले लीजिए। तीसरी जो कंपोनेंट गवर्नमेंट ने रखा है ये है जो पॉलिसी निर्यातक ने कोई पॉलिसी लिया ही नहीं। ये तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही सुना हूँ कि कोई एक्सपोर्टर या कोई इंश्योरेंस ही नहीं लिया है और उस पर भी कोई कंपनसेट करने का एक निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। हाँ ठीक है, 100% नहीं है उसमें 50% ही है, लेकिन फिर भी बिना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम का, बिना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी थर्ड कंपोनेंट में प्रावधान एक आईसी में 50 लाख रुपये तक का देने का प्रावधान है। तो ये 3 कंपोनेंट इस रिलीफ के अंतर्गत अनाउंस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें 100% कवरेज है। पहला जो ये जो रिलीफ फंड है, रिलीफ स्कीम्स है, इसकी जो समय अवधि दी गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 28 फरवरी से हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये देख करके कि शिपमेंट पहले भी हो सके होंगे, क्योंकि कौन शिप को मोड होता है, किसी का कस्टम क्लियरेंस हुए रहता है, कोई ऑन द वे होता है, तो ये डेट 14 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का जो भी बिल होगा इस स्कीम के अंतर्गत उसी को बेनिफिशियरी होंगे, वही निर्यातक इसमें बेनिफिशियरी होंगे जिसका शिपमेंट 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच का होगा। ये 10 कंट्रीज हैं जिस पर कि ये रिलीफ स्कीम्स है, इसमें जो नुकसान हुए हैं और वो जो 497 करोड़ की जो पैकेज मिली है
वो क्लेम 100% जो फर्स्ट कंपोनेंट हुए हैं 100% क्लेम मिलेंगे। उसमें 100% का मतलब ये है कि वो पॉलिसी दिया है। मान लीजिए हमारी स्कीम में कोई पॉलिसी 80% है, यदि अगर इसमें कोई 90% कवरेज का इशू भी है तो 10% हम उस गवर्नमेंट के खाते से देंगे और 90% हम अपने खाते से देंगे। कल तक ये 6 करोड़ 5 करोड़ क्लेम रिम्बर्स हो गए। 5 करोड़ रिम्बर्स हो गया। 5 करोड़ कल तक का अमाउंट है कि नंबर्स? नहीं 5 करोड़ में लगभग हम लोग 450 क्लेम्स है। कल शाम तक का मैं डेटा देखा हूँ ऑनलाइन में 450 क्लेम्स वी हैव रिसीव्ड रिलीफ स्कीम में, एंड मोस्ट ऑफ द क्लेम्स हैव बीन रिसीव्ड अंडर द कंपोनेंट 3, so who are not availing the any policy from the ECPC. 90% claim we have received on component 3 as on date. बैक इस स्कीम के अंतर्गत जो है बैक टाउन या रीइंपोर्ट का कवर नहीं गवर्नमेंट ने किया है। From this region, from Bhadoi and around the region, and Bernwalji from the representative from ECMA, and the others participants. Good morning everyone, and I welcome you all to this the very informative and very important program being organized by Textile Committee on the topic maximizing textile exports through FTAs and trade connect portals and the various government schemes that are being floated, especially for the benefit of the exporters and the business those who are engaged in the business, textile business. So I think this is a very important occasion, और मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि ये जो इस टाइप का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा टेक्सटाइल कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्पेशली द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो कि वाराणसी में सेटअप किया गया है, अलॉन्ग विद अदर प्लेसेस वेयर द TFC इज सेटअप। उसके अलावा मैं ECPC को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा इनके एफर्ट्स को कि फॉर सो मेनी ईयर्स फ्रॉम 1957 am I right, they have been engaged in providing the services, the credit security services to the exporters. So this is a great service. उसके बाद मैं ECMA को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया और होस्ट किया इस टाइप के एजुकेटिव प्रोग्राम्स के लिए। इस टाइप का जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़ के इसके लिए एफर्ट्स किया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत एप्रिसिएशन। और बाकी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल दोज हु आर द स्टेक होल्डर्स, उनके लिए भी बहुत एप्रिसिएशन की दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी। वो आए और आप सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और मैं ये होप करूँगा कि ये जो आज की जो डेलीब्रेशंस होने वाली हैं, जो प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं, दैट गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल, मोर एजुकेटिव एंड मोर एलाबोरेटेड। एंड इस बुक के साथ मैं एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है कि मतलब व्हाट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड, जस्ट लाइक कि FTAs, बिकॉज गवर्नमेंट, बिकॉज अगर हमें देश के को आगे प्रोग्रेस करना है तो हमें अपने
एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ द ओनली वे टू गेट द फॉरेन एक्सचेंज। एम आई राइट? So this foreign exchange, and these are the exporters and the manufacturers are the forerunners, ठीक है, जो कि इस देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। तो फैसिलिटेशन तो बनता ही है, अवेयरनेस तो बनती ही है, सो दैट वी कैन डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, वी कैन डू आवर ऑल आवर प्रोसेसेस इन अ मोर इफेक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव मैनर। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस भी हो। तो शायद, और ये वाला जो इस टाइप का जो प्रोग्राम है, ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इस सीरीज़ में एक और प्रोग्राम है जो कि टेक्सटाइल कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया है, और भदोही में आज, जो कि कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, एंड विच इज़ नोन फॉर इट्स एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर कारपेट का अगर एक्सपोर्ट होता है तो भदोही से होता है। तो ऐसे इस टाइप के माहौल में, इस टाइप की सिचुएशन में आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा टेक्सटाइल कमेटी को। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही एक ऐसा आज एक प्लेटफॉर्म बना है, और जो जिसके